स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेकर आए हैं 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच के साप्ताहिक खबर, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल सीसी होंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अस्ट्रा हिंद 2022 के नाम से युद्धाभ्यास किया है। भारत और मलेशिया ने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। इसका नाम है हरिमऊ शक्ति 2022। आप बस इतना याद रखिए कौन सा युद्धाभ्यास है, किन देशों के बीच हुआ है। तो इसका हरिमऊ शक्ति 2022 नाम याद रखिएगा। भारत और मलेशिया के बीच, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है युद्ध अभ्यास। उसका नाम, इस युद्धाभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ ले युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है तो भारत और अमेरिका। उत्तराखंड में हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन कभी आज तक पूछा नहीं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। मतलब जब से भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ है तब से कोई महिला अध्यक्ष बनी नहीं। तो पीटी उषा को आप जानते ही होंगे, उड़न पड़ी के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। केरल के पहले लिटरेरी पार्क में मलयालम लेखक श्री वाइकोम मोहम्मद बशीर की प्रतिमा स्थापित की गई है बैठी मुद्रा में। देखिए, राज्यों के कारोबार में नए जलमार्ग बनाए जाएंगे। आप ऐसा समझिए कि जलमार्ग प्राचीन काल से ही व्यापार का एक साधन रहा है, क्योंकि जलमार्ग सस्ते साधन होते हैं और व्यापार में हमेशा प्रयास ये होता है कि साधन सस्ते हों ताकि परिवहन में कम खर्च हो और कंज्यूमर को चीज़ें सस्ते दाम पर मुहैया कराई जा सके, सस्ते कीमत पर मुहैया कराई जा सके और व्यापारी को पर्याप्त या अधिक से अधिक मुनाफा भी हो। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इसके लिए खर्च में कटौती का प्रयास किया जाता है। जलमार्ग के बनने से या आंतरिक जलमार्ग के बनने से परिवहन के खर्च में कटौती आएगी। हैदराबाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक प्रतिमा स्थापित की जा रही है जो 125 फीट ऊंची होगी। जिसमें ब्रॉन्ज और स्टील का प्रयोग किया जा रहा है। बंगाल में 2 नए जिले बन सकते हैं, ममता बनर्जी ने घोषणा की है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है तो दिमाग में बनाए रखिए तथ्य। देखिए, स्पेस लॉन्च पैड का मतलब समझिए कि जब कोई मिसाइल होता है तो मिसाइल को प्रक्षेपित करने के लिए या उसको भेजने के लिए किसी एक लॉन्च पैड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये लॉन्च पैड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस लॉन्च पैड में तकनीकी या टेक्निकल सपोर्ट्स होते हैं मिसाइल के लिए ताकि वो लॉन्च कर सके स्पेस में। इसी लॉन्च, अब तक भारत में ये लॉन्च पैड सरकार द्वारा बनाया जाता था, लेकिन अभी भारत में पहला निजी स्पेस लॉन्च पैड स्थापित किया गया है। यह एक निजी कंपनी अग्निकुल द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये तथ्य याद रखिएगा, ठीक है, कि पहला लॉन्च पैड स्थापित किया गया और कहाँ किया गया, तो श्रीहरिकोटा में किया गया। ठीक है, 2-3 तथ्य याद रखिएगा कि देश में पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया गया। लॉन्च पैड से मतलब स्पेस लॉन्च पैड है। दूसरा, ये श्रीहरिकोटा में है। और तीसरा, इसको स्थापित करने वाली संस्था का नाम है अग्निकुल, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। संस्थापक को एक नाम जानने कोई काम नहीं है आपके लिए। सरकार द्वारा कीटनाशकों के ऑनलाइन बिक्री की परमिशन दे दी गई है। तो अब कोई किसान चाहे तो ऑनलाइन कीटनाशक मंगा सकता है, अब तक ऐसा था नहीं। देखिए, अभी हाल ही में भारत में एक जीएम सरसों का निर्माण किया गया। ठीक है, उसका नाम है DMH11। तो उसका फील्ड ट्रायल हो रहा है। तो फील्ड ट्रायल का परमिशन तो मिल गया, तो जितने बहुत सारे, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे किसान संघ उसका विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते
कि जीएम क्रॉप का फील्ड ट्रायल हो। तो इसका परमिशन भी एक तरफ मिला है, दूसरी तरफ कुछ विरोध भी हो रहा है। तथ्य याद रखिएगा और जीएम क्रॉप का याद नाम रखिएगा DMH11। ठीक है। विरोध इसलिए हो रहा है कि हो सकता है कि बाकी फसलों पर नुकसान हो, क्योंकि जब जीएम क्रॉप का उत्पादन करेंगे या खेती करेंगे तो उनसे अगल बगल के अन्य फसल प्रदूषित होने का भय है। ऐसा कैसे? क्योंकि जब इन क्रॉप्स पे कीट पतंगे बैठेंगे और दूसरे फसल पर जाकर वही कीट पतंग बैठेंगे तो उनसे क्या होगा कि इनका पराग का स्थानांतरण होगा। पराग तो आप समझ रहे हैं, परागकण। उससे इनके जीन का भी ट्रांसफ़र होगा। तो होगा क्या कि इससे अन्य फसलों का प्रभावित होने का भय है। उस पर भी संभवतः अनुसंधान हुआ होगा या कुछ ना कुछ विचार तो हुआ ही होगा, तभी सरकार ने परमिशन दिया। इसके कई सारे पक्ष होते हैं, उसको समझने के लिए हमें एक जीएम क्रॉप पे एक स्पेशली डिटेल में क्लास लेनी पड़ेगी, तब उसके हर टर्म को समझ पाएंगे। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं क्या हैं, या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, उसको समझना पड़ेगा, फिर ये चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी। उड़ीसा ने धान या पैडी के क्षेत्र को वेरीफाई करने के लिए सैटेलाइट इमेज का प्रयोग करेगा। एयरटेल बिजनेस ने बैंकिंग के लिए क्लाउड लॉन्च किया। क्लाउड का मतलब समझ लिए ऑनलाइन सर्विस जो होता है। ठीक। देखिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के भी अलग होने के बाद 3 राजधानी हैदराबाद, चूँकि पहले उसकी राजधानी थी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश जैसे ही तेलंगाना से अलग हुआ तो उन्होंने 3 राजधानियाँ बनाने का प्लान बनाया था, जिसमें कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था। अब उस प्रतिबंध पर भी रोक लग गई है। ठीक है। तो अभी ये प्रोसेस में है। बस याद रखिएगा कि कहाँ पे 3 राजधानियाँ बनने वाली थी, तो आंध्र प्रदेश में थी। विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगा दिए हैं। ये भी अपने में रिकॉर्ड है, याद रखिएगा नाम बस इनका, ऋतुराज गायकवाड़, बस इतना याद रखिए। फुटबॉल विश्व कप में मोरक्को द्वारा बेल्जियम की हार के बाद बेल्जियम और नीदरलैंड में दंगे भड़क गए हैं और हार भी 2-0 से हुई है। ठीक है। तो लोगों में थोड़ा विरोध है, गुस्सा है। हर देश में होता है, हमारे भी देश में ऐसा होता रहता है। प्लास्टिक प्रदूषण उनके डीएनए से नियंत्रित किया जाएगा। डीएनए का मतलब संरचना से है, जैसा संरचना होगा उससे वैसे ही नियंत्रित किया जाएगा। रोल्स रॉयस ने एक ऐसा जेट इंजन बनाया जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। ठीक है। अब तक ये पहला ऐसा जेट इंजन है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। जेट इंजन की बात कर रहे हैं। इस मिसाइल्स तो चल रहे हैं हाइड्रोजन से। क्रायोजेनिक मिसाइल में हाइड्रोजन ही फ्यूल होता है, लिक्विड हाइड्रोजन। अभी ये बन चुके हैं, बस इनका क्या है कि इनको कॉमर्शियली यूज़ नहीं किया जा रहा है, अभी ये प्रोसेस में है। और आने वाले भविष्य में हाइड्रोजन से जब ईंधन चलेंगे तो उत्सर्जन के नाम पे केवल और केवल पानी होगा, केवल जल का मतलब भाप का उत्सर्जन होगा, वाष्प जिसको कहते हैं, उसी का उत्सर्जन होगा, कोई उत्सर्जन नहीं होगा अगर हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो। देखिए, हम इस न्यूज़ को इसलिए नहीं उठाए कि ये न्यूज़ महत्वपूर्ण है, यहाँ पे एक टर्म है 2, इस न्यूज़ को उठाने का कारण बस यही है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसका कुल मूल्य $1 बिलियन से ज़्यादा हो। और जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं उनको कॉकरोच कहा जाता है। तो कभी भी ये टर्मोलॉजी आपके पेपर में आए तो कभी आपको कन्फ्यूज़न न करिए क्या पूछ लिया। कॉकरोच का मतलब कोई नॉर्मल कॉकरोच नहीं होता, छोटी कंपनीज भी होती है, छोटे स्टार्टअप्स भी होते हैं। ठीक है, इतना दिमाग में बनाए रखिए। तो छोटे जो कॉकरोच स्टार्टअप्स होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं छोटे स्टार्टअप्स, उसमें होता है क्या कि 1 ही 2 आदमी पूरा सारा काम करते हैं, तो हर कंडीशन में अपनी कंपनी को बचा ले जाते हैं। तो ऐसे कंपनी का डूबने का खतरा कम रहता है। तो इस पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए लोग ज़्यादा आशान्वित हैं या ज़्यादा उम्मीद लगाए रखते हैं। ठीक। रोपवे परियोजनाओं के लिए राज्यों में होड़ लगी हुई, हर राज्य चाहते हैं कि उनके यहाँ एक रोपवे परियोजना बने। और बता दें कि पूरे भारत में बनारस एक पहला ऐसा शहर है जो सार्वजनिक सेवाओं के लिए रोपवे का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा विश्व में भी 1-2 देश हैं जिनमें सार्वजनिक सेवाओं के लिए रोपवे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बनारस की गलियाँ इतनी तंग है कि वहाँ मेट्रो परियोजनाएं बनाना संभव नहीं है, वहाँ मेट्रो का निर्माण करना संभव है नहीं। इसलिए रोपवे परियोजना को वहाँ लॉन्च किया गया है ताकि
लोगों का आवागमन या परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा तेज हो सके। ESG रूल का मतलब समझ लीजिए, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। इसकी बात की जा रही है कि भाई भारत को अपने एक ESG रूल की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि विदेशों के रूल्स को फॉलो करते रहें, क्योंकि अपने रूल बनेंगे तो अपने अकॉर्डिंग होंगे और उतनी सहज होंगे। 1 दिसंबर से भारत में डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी गई है। ये क्रिप्टो करेंसी की तरह ही है और अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी पूरी तरह से पूरे भारत में लागू नहीं की गई है, जल्दी ही पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी। देखिए, इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी हो सकता है और इसका UPI से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। UPI अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। भारत में मातृ मृत्यु दर पहली बार 100 से नीचे आ गया है, अब ये 97 हो गया है। ये फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। यूपी में अभी भी यह 167 है, उत्तर प्रदेश में 167 अभी भी है। अगर आप यूपी के हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो आपके लिए 118 वाला डेटा इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम देना होगा उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। UPSC दे रहे हैं तो आपके लिए भारत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा असम है, तो वहाँ का ज़्यादा महत्वपूर्ण, बस 1-2 डेटा ही इंपॉर्टेंट होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक का मानना है कि अब ब्रिटेन और चीन का जो संबंध है उसका स्वर्णकाल अब धीरे धीरे कम हो रहा है या समाप्त हो रहा है। अब चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिकल किया जाएगा और ब्रिटेन की नीति भारत के लिए थोड़ा लाभदायक तो होगी ही, कि कहीं ना कहीं शत्रु का शत्रु भी मित्र होता है। तो चूँकि भारत से चीन का प्रतिस्पर्धा बनी, शत्रु तो नहीं कर सकते लेकिन प्रतिस्पर्धी तो है ही चीन, तो फायदेमंद तो है ही। टाटा और एयर इंडिया और विस्तारा का मार्च 2024 में विलय करेगी। ये कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स कभी कभी पूछ लेता है इसलिए मैंने ये उठा लिया है, आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली समेत 19 राज्यों में 5% घटी है बेरोजगारी। कामकाजी आबादी में 1 साल में महिलाएं बढ़ी और पुरुष घटे हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कामकाजी आबादी में महिलाओं की आबादी बढ़ रही है और पुरुषों की आबादी घट रही है, मतलब रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर। ये ना समझ लेगा पुरुष अपना काम छोड़ कर बैठ गए और महिलाएं पूरा काम संभाल रही हैं, ऐसा नहीं। ये रेशियो की बात हो रही है, क्योंकि अब जो महिलाएं हैं वो भी बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, तो उनका रेशियो बढ़ रहा है तेज़ी से। इसका मतलब सिर्फ यही है। 1 दिसंबर को एड्स डे होता है, उस पर एड्स से रिलेटेड कुछ डेटा है। पूरी दुनिया में 38.4 मिलियन लोग HIV पॉजिटिव हैं। अच्छा, HIV पॉजिटिव और एड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। यही HIV पॉजिटिव जो है कुछ समय बाद एड्स का सिम्टम उसमें दिखने लगता है, लेकिन बेसिक अंतर ये होता है कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति जो होता है उसका जीवन सामान्य होता है, उसको कोई अलग से कॉम्प्लेक्स नहीं दिखता, कोई बीमारी नहीं दिखती है, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता है। लेकिन जब एड्स के लक्षण आते हैं तो फिर उसको बहुत तरह की बीमारियां होने लगती हैं। एड्स पॉजिटिव व्यक्ति HIV पॉजिटिव तो माना जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो HIV पॉजिटिव हो उस एड्स पॉजिटिव भी हो, ठीक है। HIV पहला स्टेप है, इसके बाद का स्टेप एड्स होता है, जिसमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। कैंसर, बुखार आने लगेगा, वज़न तेज़ी से गिरने लगेगा। इसको कैसे रोका जाए इसके लिए सरकार लगातार जागरूक है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसका भी टीका बन जाएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड पैक्ट 29 दिसंबर से प्रभावित हो जाएगा, ठीक है, मतलब लागू हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा या लागू हो जाएगा, ठीक है, 29 दिसंबर से। कॉफ़ी बोर्ड भारतीय कॉफ़ी के प्रचार के लिए अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग करेगा। शाहपुर कंडी बांध ये रावी नदी पर बनाया जा रहा है और पंजाब के पठानकोट ज़िले में स्थित है। बस इतना तथ्य याद रखिए, यहीं से प्रश्न बनता है। असल में भारत और पाकिस्तान का 1960 में सिंधु जल के
बंटवारे संबंधी एक संधि हुआ था, जिसमें रावी नदी के जल का प्रयोग का अधिकार भारत को मिला था। लेकिन अभी स्ट्रक्चर के अभाव में भारत रावी नदी का पूरे जल का प्रयोग नहीं कर पा रहा था, तो इस बांध के निर्माण के बाद अब उसके जल का प्रयोग कर सकेगा भारत। अब कोई अगर आपको कॉल करेगा तो उसका नाम भी आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिखेगा। जैसे पहले केवल नंबर आता था, उम्मीद है कि ऐसा जल्दी ही हो सकता है। एयरपोर्ट के आसपास 5G सेवा नहीं होगी। रीज़न, इससे नेविगेशन उपकरण प्रभावित हो जाते हैं या हो सकते हैं। भारत 1 दिसंबर से G20 का औपचारिक अध्यक्षता संभालेगा। शरद कमल को मिला है खेल रत्न, या जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी कहा जाता है। 360 मिलियन व्हाट्सएप नंबर जो कि 108 देशों से संबंधित है, उनको डार्क वेब पर भेज दिया गया है। डार्क वेब क्या है? जैसे जो हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट सर्फिंग के लिए, वो असल में एक छोटा सा हिस्सा है इंटरनेट का। असली हिस्सा जो है 80-90% जहाँ तक आम लोगों की पहुँच नहीं है, उसको डार्क वेब कहते हैं। सारी आपराधिक गतिविधियाँ ऑनलाइन पर इसी डार्क वेब में होती हैं। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो केवल इतना हिस्सा है, 10% मान लीजिए, 5 से 10%। बाकी चीज़ें हम लोग के पहुंच से बाहर है इंटरनेट की। इसलिए इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बशर्ते आपके पास स्किल हो। अभी देखिए भारत में भी एम्स पे हैकर्स का अटैक हुआ था, उसका डेटा भी इन लोगों ने भेज दिया डार्क वेब पे। अंडमान के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर होगा। अब जिसमें से अभी एक परमवीर चक्र विजेता धन सिंह के नाम पर एक आइलैंड का नाम रखा गया है, एक द्वीप का नाम रखा गया है। रेलवे ने अपना सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है, जो दुर्ग जिले के चरोदा में स्थित है। गंगा के बैक्टीरिया इन्फेक्शन रोकने में सहायक हो सकते हैं, ऐसा ही न्यूज़ है। तो गंगा में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक वायरस पाया जाता है जिसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, वो भी बैक्टीरिया का भक्षण करता है, तो उससे भी इन्फेक्शन कम हो सकता है। तो इसमें गंगा नदी के जल में इन्फेक्शन रोकने की क्षमता होती है या हो सकती है, अगर उसको सही तरीके से प्रयोग किया जाए। फिलहाल गंगा जल प्रदूषित इतना ज़्यादा है तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अगर गंगा प्रदूषण को कम किया जाए तो निस्संदेह इससे लाभ होगा। 170 साल पहले भारत में पहली बार खाकी रंग का प्रयोग हुआ था और यहीं पे इसका आविष्कार किया गया था एक जर्मन वैज्ञानिक द्वारा। तो आज खाकी रंग का 170 साल हो गया है, मतलब इस महीने में। साइट पर यूज़र से धोखाधड़ी हुई तो गूगल और फेसबुक भी जिम्मेदार होंगे। सीधे समझ लीजिए कि अगर आपके साइट पर कुछ होता है तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे गूगल फेसबुक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जितने भी साइट हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। काशी में तमिल गंगा संगमम चल रहा है, जिसमें दोनों क्षेत्रों के संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। काशी यानी बनारस की गलियों में बहुत सारे तमिल लोग बसते हैं, तो कुछ लोग उसे लघु तमिलनाडु भी कहते हैं। अच्छी बात है ऐसी सांस्कृतिक विविधता होना किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव बुद्धि की बराबरी करने में मशीन को लगेगा 50 साल। 50 साल में AI पे आधारित जो मशीन है वो मानव बुद्धि के बराबर काम कर लेंगे। देखिए, गणितीय कार्य कर लेंगे, बहुत सारे काम कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मशीन शायद ही कभी कर पाए, उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी थोड़ा मुश्किल है कि कोई मशीन कर पाए। डेटा प्रोसेस करना, सोचना, वो सब मशीन कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी एक अनोखी चीज़ है जो ईश्वर ने मनुष्य को दी है। पुस्तक है संभाजी महाराज और इसकी लेखिका है मेधा देशमुख भास्करन। तो कभी कभी पुस्तक के राइटर पूछ लेता है, इसलिए मैंने उठा लिया है। आप देख लीजिएगा, बस इस तथ्य को याद रखिएगा कि इस पुस्तक की राइटर कौन है बस। सुंदर पिचई को मिला
पद्म भूषण पुरस्कार। नेवी का मानना है कि 2047 तक पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर हो जाएगी। देखिए, जब आप ब्लूटूथ से कोई कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ब्लूटूथ से जब भी कनेक्ट करते हैं तो अब उस पर भी हैक होने का ख़तरा बना हुआ है। तो हैकर्स आजकल ज़्यादा अपडेट हो गए हैं, लेकिन उसको भी नियंत्रित करने का कुछ ना कुछ तकनीक आ जाएगा। वो ऐसे चलता रहता है, चूहे बिल्ली का खेल। वो उसको तोड़ते हैं तो फिर कंपनीज कुछ नया बनाती हैं। ये याद रखिएगा, ये अब जो जितने भी टॉपिक हैं वो मुख्य परीक्षा संबंधित हैं। तो अगर आपको यूपीएससी देना है या स्टेट पीसीएस देना है तो अभी आगे देखिए, और अगर आप ट्रिपल एससी दे रहे हैं तो आपके किसी का बहुत ज़्यादा काम का है नहीं। देखिए, डीपॉपुलेशन की बात है कि जनसंख्या नियंत्रण करने का समय आ चुका है। अगर अब उसको रोकेंगे नहीं तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है भारत के लिए। अमेरिकी सीनेट में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी गई है, विधेयक जो था उसको। वहीं भारत में भी समलैंगिक विवाह से संबंधित मुद्दे चर्चा में हैं। अमेरिका में भी चर्चा में बने हुए हैं। आप जो रुपए खर्च कर रहे हैं वो इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देख लीजिए। देखिए, बिल्डिंग इंडस्ट्री कैसे सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का सीधा मतलब समझिए कि उस निर्माण से या उस कार्य से पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और वो अस्थायी बना रहे, लंबे समय तक चले। तो उसी पे ये लेख है। और भारत चाहता है कि जो नए निर्माण हो उससे इमिशन 2070 तक जीरो हो जाए। और जब तक सही निर्माण कार्य नहीं होगा या सस्टेनेबल कार्य नहीं होगा तो असंतुलन की स्थिति बनी रहेगी। तो अगर उसे बैलेंस करना है तो निर्माण कार्य को सस्टेनेबल करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी लेख हैं सबको एक बार देख लीजिएगा अगर आपको मुख्य परीक्षा देना है। पर्यावरण के नुकसान की भरपाई। देखिए, अगर पर्यावरण के नुकसान की भरपाई नहीं हुई तो पर्यावरण ज़बरदस्ती करवाएगी। एक बहुत बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनकी किताब में उन्होंने लिखा था कि पर्यावरण कहती है खा लो और खा लिए जाओगे। अगर आपने पर्यावरण का एक समय से एक सीमा से ज़्यादा शोषण किया तो पर्यावरण आपका शोषण करने पर उतारू हो जाएगी। जब भयंकर बाढ़, भूकंप और तबाही आएगी तो आबादी अपने आप नियंत्रित हो जाएगी, और जब आबादी नियंत्रित हो जाएगी पर्यावरण खुद को डेवलप कर लेगी। तो बेहतर यह है कि पर्यावरण को आपको नियंत्रित ना करना पड़े, खुद ही पर्यावरण के नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करिए। ऐसा ना हो कि पर्यावरण अपने नुकसान की भरपाई खुद ही करने लगे। WTO का एक अंदेशा है कि 2023 में कुछ विश्व व्यापार में कमी आएगी। भारत, देखिए, चीन के साथ जो ट्रेड गैप है उस पर चिंता बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे विकास होगा तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने की आएंगी। देखिए, भारत चूँकि विकास इसका तेज़ी से हो रहा है तो विश्व के व्यापार के नए दरवाजे खुलेंगे ही खुलेंगे। तो इनको देख लीजिएगा कि मुख्य परीक्षा में सभी महत्वपूर्ण है। 2023 में गगनयान मानव युक्त मिशन भेजा जा रहा है, गगनयान। तो ये बहुत चर्चा का विषय है। मुख्य परीक्षा में हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे कि इसके क्या प्रभाव होंगे। इसके बहुत सारे प्रभाव होंगे, हर इसके सभी पक्ष के प्रभाव होंगे। चिकित्सा से लेकर नए प्रौद्योगिकी तक हर चीज़ में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हर एंगल से आप फोकस करिएगा। जब लिखिएगा तो एक एक पॉइंट सारे एंगल पे लिख दीजिएगा, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, डाटा प्रोटेक्शन बिल लगातार चर्चा में बना हुआ, और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर कोई भी मुख्य परीक्षा होगा तो वहाँ से डाटा प्रोटेक्शन बिल से एक प्रश्न जरूर बनेगा। अभी भारत 1 दिसंबर से G20 का अध्यक्ष बना है, और भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत में लोकतंत्र के कारण माना जा रहा है कि भारत विश्व नेता बनेगा, क्योंकि भारत पर बाकी देशों का विश्वास है। इसके अलावा चीन भी एक
विश्व नेता हो सकता था, लेकिन वहाँ लोकतंत्र ना होने के कारण लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और भारत के विकास में किसी एक व्यक्ति का कोई भूमिका नहीं। अगर कोई कहे कि फलाने नेता या धमाके, कुछ नहीं, सबका हर इंसान की भूमिका है जो कुछ कार्य कर रहा है। अगर आपने कोई उत्पादक कार्य किया है तो आपकी भूमिका भारत के विकास में है। यहाँ पे किसी एक आदमी की भूमिका नहीं होती। हाँ, कोई एक व्यक्ति उसको सही दिशा दे सकता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब भी आप भारत के विकास की बात करें तो किसी एक व्यक्ति गुणगान ना करें, सबको लेके चलिए। देखिए एफडीआई में पर ये चर्चा है कि कैसे जटिलताएं हैं इसमें एक समस्या ये भी है कि इसमें राउंड ट्रिपिंग की एक समस्या है कि भारत का ब्लैक मनी फिर दूसरे रूट से घूमकर एफडीआई के नाम पे भारत में वापस चला आता है। ऐसी बहुत सारी जटिलताएं एफडीआई में हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखा है, इसको देख लीजिएगा, कि मानवता के चुनौतियों का समाधान लड़ झगड़ कर नहीं बल्कि एक साथ काम करके होगा। तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसके कुछ तथ्य आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। जेल सुधार देखिए एक सोशल इशू है ये, क्योंकि अगर जेल सुधार सही होता है तो अपराध पे बहुत हद तक नियंत्रण लग सकता है। क्योंकि कुछ लोग मामूली अपराधी होते हैं और जेल में जाकर बड़े अपराधी बन जाते हैं, और जेल में जाकर सुधरने की जगह पे वो और बिगड़ जाते हैं। तो जेल में सुधार की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये आपके सोशल के पेपर में आ सकता है ये प्रश्न। देखिए भारत को ई कचरे को कैसे कंट्रोल करना है। देखिए ई कचरा जो है बाकी कचरे से अलग होता है, क्योंकि भारत की आबादी बड़ी है और लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो रहे हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रिक चीज़ों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। अब जैसे 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 इलेक्ट्रिक चीज़ों का उपयोग बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक कचरा भी बढ़ रहा है। चूँकि इलेक्ट्रिक कचरा में बहुत सारे जहरीले पदार्थ होते हैं, इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए अलग तरीक़ों का प्रयोग किया जाता है। उस पर ये लेख है, इसको एक बार जोर देखिए। भालू भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस पर ये एक लेख है। और मानव और पशु संघर्ष से संबंधित भी ये है। विश्व को कैसे जीता जाए सॉफ्टली, यहाँ सीधे सीधे बात सॉफ्ट पावर की बात हो रही है। ये बिजली से संबंधित है, अगर आपको समझ इस पर कुछ डेटा काम का है थोड़ा देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।